नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लीजिए सुनिए कथा मंथन में हरि भटनागर द्वारा रचित कहानी खसम। पत्नी बेचैन है। बेचैनी की वजह है सब्जी वाला, जो तकरीबन 1 महीने से नहीं आ रहा है। लापता है या गायब हो गया या हवा हो गया। पत्नी को यही लगता है कि उसके साथ कुछ घपला हो गया है। नहीं, इतने दिन फिरने में नहीं लगते। घर में वह बैठ नहीं सकता। ऐसा आदमी है, मेहनत मशक्कत करने वाला, रोज कमा के रोज खाने वाला। सब्जी वाला यही कोई 45 साल का होगा, 6 फुट लंबा, थोड़ा सा आगे को झुका, सिर के बाल खिचड़ी फैले हुए, जिन्हें वह कभी हाथ भी नहीं लगाता। नहाते वक्त भी पानी नहीं पहुंचता होगा। लटों की शक्ल में वे चेहरे पर लटकते रहते और मूछें भी ऐसी बड़ी हुई थी। दाढ़ी पूरे चेहरे पर नहीं थी, बकरे जैसी थोड़ी सी ठोड़ी पर, जिस पर वह रह रहकर हाथ फेरता। बदन पर उसके बिना बटनों का मैला सा कुर्ता होता, जो छाती पर चौपट खुला रहता। नीचे ढीला ढाला पाजामा। पायचे उसके ऐसे कटे फटे होते लगते जैसे किसी ने कैंची से कतर दिए। बड़े पट्टे की हवाई चप्पलें वह डाले रहता। चप्पलें उंगलियों और एड़ियों के दबाव में घिसी होती। लगता उंगलियों और एड़ियों ने अपनी जगह मुकम्मल कर ली, जहां से उन्हें हिलाया तक नहीं जा सकता। जिस तरह वह दिखता, उसका ठेला उतना ही तरतीब से जमा होता। हर सब्जी करीने से रखी होती और सब्जियां भी वह ताजा ही रखता कि देखकर ही खाने का और खरीदने का मन हो जाए। चाहे फूल गोभी हो, बैगन, भिंडी या पालक या मूली, शलजम, बथुआ। लगता परिंदे आ बैठे हों, जिन्हें वह अपने प्यार दुलार भरे अंदाज से पुकार पुकार के कहता है। क्या बथुआ है, पूरा फाख्ता। क्या शलजम है, पूरा कबूतर। परिंदों को उठा लाया हूँ। मालिक देखो तो कैसे चहचहा रहे हैं। उसकी पुकार का अंदाज इतना नफीस और प्यारा था कि कॉलोनी में घुसते ही लोग घरों से निकल पड़ते। लंबी डोरी का तराजू, जिसकी दाढ़ी स्टील की तरह चमकती। तराजू के दोनों पल्ले एल्युमिनियम के थे और खूब साफ, लगता रगड़ के मांजे गए हो। बटखरे भी काले और चमकते दिखते, जैसे अभी अभी खरीद कर लाए गए हों। सब्जी तौलते वक्त वह कहता, मालिक एक तो सब्जी अव्वल दर्जे की मिलेगी, दूसरे कम तौल की नहीं होगी। कोई शिकायत हो तो इत्तला भर कर दें, पैसे पूरे वापस, और आप सब्जी कूड़े में डाल दें। हम इस कॉलोनी में नए नए आए थे। नुक्कड़ के हीरा लाल के मकान में पहली मंजिल पर रहते थे। 8-9 बजे सुबह पत्नी को ठेले वाला दूर से आता दिख जाता, मानो वह उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हो। इसलिए उसके नीचे आते ही धड़ धड़ लोहे की सीढ़ियां फलांगती उस तक जा पहुंचती। पत्नी को देखते ही वह कहता, मैडम आज कौन सा पंछी चाहिए? और पत्नी मुस्कुराती, कहती कुछ भी नहीं। एक दिन उसने कहा, आप सब्जी वाले कम शायर ज्यादा लगते हो। इस पर वह शर्मा गया, हल्का मुस्कुराया, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, मैं शायर वायर कुछ नहीं हूँ। हाँ, अपने धंधे को शायरी की तरह लेता हूँ और इसी तरंग में पूरा दिन काट देता हूँ। अगर मैं शायरी ना बोलूं तो लगेगा कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। यकायक वह झुककर एड़ी खुजलाने लगा और तिरछी नजरों से देखता हुआ आगे बोला, हर इंसान को शायर होना चाहिए। पत्नी ने कहा, बथुआ कैसे दिया? फाख्ता, वह बोला। नहीं नहीं, बथुआ। अरे फाख्ता, वह हंसा। 1 2 या 2 2 या 3। उसने 3 फाख्ते थैली में डाले। पत्नी ने 10 का नोट दिया। उसने लकड़ी के छोटे से बक्से से 1 का सिक्का निकाला और पत्नी की तरफ बढ़ाया। ना ना, नहीं चाहिए, पत्नी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। पूरे तो हो गए भाईजान। नहीं मैडम, अपन ना 1 पैसा ज्यादा ले और ना 1 कम, जो वाजिब है वही लूंगा, कहकर उसने पैसा वापस कर दिया। उसके इस साफ सुथरेपन की वजह थी कि कोई उससे मोल भाव नहीं करता। सब उससे आदर लिहाज से बात करते और इससे कहीं ज्यादा आदर लिहाज में वह रहता। अदब उसमें जैसे कूट कूट के भरा गया हो। उसके इस गुण के कारण पत्नी अक्सर उसकी प्रशंसा करती रहती। मुझे उसकी एक एक बात बताती। मैं बोलता कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराता। फरवरी का कोई दिन रहा होगा जब वह नीम के नीचे आ खड़ा हुआ। पत्नी सब्जियों का मुआयना सा कर रही थी कि कौन सी सब्जी ली जाए। उस दिन वह उदास दिख रहा था। उसने आज नहीं पूछा कि कौन सा परिंदा दूं मैडम। पत्नी को उसकी उदासी टीस गई। अपने को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, आज आप पंछी नहीं बेच रहे हो? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है क्या आपके साथ? उसने गहरी सांस ली, जैसे भारी तकलीफ में हो, और उसी के दबाव में रह रहकर सिर झटकता जाता था। क्या बात है भाईजान, मुझे नहीं बताएंगे? पत्नी के इस अपनापन पर उसकी आंखों से झरझर आंसू बह पड़े। फड़कते हुए होठों से बोला,
मैं कहीं और चला जाऊंगा, क्या करूं? लाचारगी के भाव से उसने कंधे ढीले छोड़ दिए। क्यों, क्या हुआ ऐसा? पत्नी का सवाल था आहत सा। उसने कुर्ते से नाक पोंछी और फिर गहरी सांसें भरने लगा। पत्नी के दोबारा आग्रह पर वह बोला, धंधा करना मुश्किल हो रहा है मैडम, आप जानती हैं घोड़ा नक्कास मैं जहाँ रहता हूँ वही पास की कॉलोनी में एक बदमाश है और वो अच्छे बड़े घर का है, पर जीना मुहाल किए हैं। अरे, पत्नी गहरे अफसोस में डूब गई। फिर बोली, ये क्या कह रहा है? क्यों, क्या कह रहा है वो? यही कि 10,000 रुपए, 1 बोरी प्याज, 2 बोरी आलू और 1 बोरी लहसुन घर पहुंचाओ, नहीं तो वो गद बनाऊंगा कि रोते नहीं बनेगा। वह क्षण भर को रुका, खांसने लगा, फिर आसमान की ओर ताकता, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाता बोला, अल्लाह ताला गवाह है जो मैं तनिक भी झूठ बोलूं, किसी तरह रोटी चल रही है। गिनी बोटियां, नपा शोरबा मेरे हिस्से में आता है, ना किसी से लेने में न देने में, किसी के आड़े गलती से भी नहीं आता। बावजूद इसके वो बदमाश धमकियां दे रहा है। परसों बोला था कि पहुंचा दे सामान, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कल सुबह झोपड़े में आज पहुंचा, कहने लगा, मैंने कुछ कहा था, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो बोला, ढेरों पान की गंदी पीक दरवाजे पर उगलता, ये तेरे 2 छोरे जो सो रहे हैं ना, अगर मेरे घर सामान नहीं पहुंचाया तो सोए रह जाएंगे, जान ले। मैंने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं गरीब गुरबा कहां से इतना सामान और रुपए लाऊं मालिक, कोई उठाई गिरा तो हूं नहीं। तो उसने मुझे गाली देते हुए कहा, तुझसे जो कहा जा रहा है वह कर, नहीं तो जिभा कर डालूंगा सबको। साला लाखों कमा रहे हो, मुफ्त की झोपड़ी में रह रहा है, पानी लेट फ्री, सब कुछ फ्री। कहते कहते वह पल भर को रुका और फिर बोला, सच कहूं मैडम, यकायक मुझे गुस्सा आ गया। तराजू पटकते हुए मैंने तन कर छाती पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम्हारा कोई धर्म है या नहीं? इस पर उसने मेरी दाढ़ी पकड़ ली और जोरों से हिलाता हुआ बोला, यही धर्म है मेरा, जो कहा जा रहा है कर, नहीं धर्म को चाटता फिर। वह धार धार आंसुओं के बीच रो पड़ा। सुनकर पत्नी का भी गला रूंध गया। कुछ बोले कि वह आगे बोला, जिसने धमकियां दी थी, कल शाम को चुपके से मैं उसके दरवाजे पर जा पहुंचा, बाप से बात की, सोचा कि बाप शायद मामला निपटा दे, लेकिन बाप तो खुद लड़के से परेशान है। मेरी पीठ पर हाथ धरता बोला, मियाँ इतना कमीन लड़का भगवान किसी को ना दे, घर में कोई कमी नहीं, लेकिन वह इतना गंदा अय्याश हत्यारा निकल गया है कि कुछ कह नहीं सकता, सब बर्बाद कर डाल रहा है, मेरा जीना दुभर किया है। रोज 10-20 हजार उसे चाहिए, रोज दारू मुर्गा, काम धंधा कुछ है नहीं, बस जान पर तुला रहता है। मैं उसके सामने नहीं आता, भगवान की कृपा से कोई आश्रित नहीं तो क्या करता, कह नहीं सकता। बस अब यही है कि किसी तरह जान बचा रहा हूँ। आप जानते हो, आए दिन मुझे माँ बहन की गालियां देता है, पता नहीं किस संगत में बदमाशों के साथ है, किसी की नई गाड़ी मार रहा है, उस पर चलता है, 50 लोगों को सता रहा है, उससे पैसा मार, इससे पैसा मार, उसको धोखा, उसको अड़ी, देर रात आता है, चीख गुहार, हे भगवान क्या करूं मैं। पत्नी बोली, तुम पुलिस को खबर करो, ऐसा थोड़ा ही कुछ किसी का राज है क्या? गहरी सांस छोड़ता यकायक वह कहीं खोस आ गया, फिर जैसे अपने को संभाल लिया और हल्का मुस्कुराया, हाथ जोड़ता बोला, मैडम आपको जबरन दिक में डाल दिया मैंने, आप निशा खातिर रहे, मैं उससे बदमाश से डरने वाला नहीं, जान चली जाए लेकिन झुकूंगा नहीं उसके आगे। सब्जी लेने वालों की आमद बढ़ गई, इसलिए बात यहीं खत्म हो गई। पत्नी रंज में डूबी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई, सारी बात मुझे कह सुनाई, मैं भी गम में डूब गया। थोड़ी देर तक उसके तराजू बटखरे की आवाज आती रही, फिर सब शांत। मैंने नीचे देखा, नीम के नीचे यादव जी का नीले रंग का स्कूटर खड़ा था। दूसरे दिन सुबह पत्नी उसका बेसब्री से इंतजार करती रही, वह दूर से आता दिखा तो उसकी जान में जान आई, झटपट सीढ़ियां उतरती उस तक पहुंची और वह बुझा बुझा सा, चमकती आंखें भय से सिकुड़ी मुर्दार लग रही थी। पत्नी ने पूछा, खैरियत तो है भाईजान? क्या खैरियत, आपने कहा था ना पुलिस से मिलो। टीआई घुरैया से मिला तो वह बोला, मुझे मुश्किल में मत डालो, वो साला तो मुझ पर ही अड़ी डाले रहता है, एक दिन तो उसने मेरी गर्दन ऐसे पकड़ ली मानो तोड़ डालेगा। पत्नी अफसोस से सिर झटक रही थी कि वह बोला, एक अरदास है आपसे मैडम, आप कर दें तो ताज जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। पत्नी ने कहा, अरदास नहीं, जो कर सकती हूँ करूंगी, आप बोले तो सही, नहीं तो इनसे कहूंगी। पत्नी ने मेरी ओर संकेत किया था। वह बोला, मेरी घरौतीन तो परसाल गुजर गई थी, 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 3 का, मुझे उनकी फिक्र है, उनका क्या करूं। आप अपने गैराज में रख ले कुछ दिनों के लिए, मैं इधर उधर हो जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है, जो खर्चा पानी होगा मैं दे दूंगा, आप इसकी चिंता ना करें। बच्चे गऊ से भी सीधे हैं, मैं कुछ दे दो तो खा लेंगे, नहीं तो खेलते रहेंगे, चुपचाप सो जाएंगे।
पता नहीं कहां से अचानक ठेले के पास बकरी आ गई, जो मैथी के पर मुंह मारने ही वाली थी कि तभी उसने उसे देख लिया। वह सपाटे से चीखता हुआ उसकी ओर लपका हाथ फटकारता। इन बकरियों के मारे तो आफत है। फिर पत्नी की ओर देखते हुए अपने ट्रैक पर आते बोला, असल में मैं उस हत्यारे के आगे मेरे साथ कोई है नहीं, सब कन्नी काट रहे हैं। नहीं बताता, एक लपाटे से जमीन चटा दूं, लेकिन मजदूर हूं, क्या करूं, मजबूरी भी तो कोई चीज है। पत्नी ने कहा, बच्चों को छोड़ जाओ, खर्चे पानी की कोई बात नहीं, भगवान का दिया बहुत है, लेकिन मैं सोचती हूँ आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। वो ऐसी धमकी दे रहा है, कुछ नहीं कर सकता। वह बोला, मैडम आपको नहीं पता, घुरैया ने तो ऐसी बातें बताई हैं कि क्या करूं, लेकिन फिर भी देता हूं साले को। मैं डर जरूर रहा हूं, लेकिन झुक नहीं रहा। थोड़ी देर तक वह लोगों को सब्जियां देता रहा। पत्नी वहीं खड़ी रही। जाते जाते उसने पत्नी की ओर कातर दृष्टि से देखा, जैसे बच्चों के बारे में फिर से कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन बोला कुछ नहीं। ठेला ढकेलता हुआ आगे बढ़ गया। पत्नी मुरझाई शक्ल लिए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई। जब वे उसकी बातें बता रही थी तो उसकी आंखें गीली और गला रूंधा हुआ था। सब्जी वाले को गए 1 माह से ऊपर हो गया, लौटा नहीं। पत्नी रोजाना सुबह छज्जे पर खड़े होकर उसका इंतजार करती। आखिर में निराश हो जाती और कहती, सुनो जी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई भाईजान के साथ? बदमाश उन्हें धमकियां दे रहा था, जरूर कुछ अनर्थ हो गया, नहीं तो इतने दिनों से कभी तो दिखते। मैं पत्नी को दिलासा देता, लेकिन इसका उन पर कोई असर ना हुआ। लेकिन इधर 5-6 दिन से तो ज्यादा हैरान परेशान है, कहाँ जाए कि बेचैन है। किसी ने, शायद यादव जी के किसी पट्टीदार ने उन्हें खबर दी कि भाईजान और उनके दोनों बच्चे झोपड़े में मरे मिले। पता नहीं किसने उनकी जानें ले ली। इस खबर से पत्नी का सुख चैन उड़ सा गया, जैसे किसी सगे की मौत हो गई। हजारों बार भाईजान की बातें करके रो चुकी। ऐसी हालत में उससे घर का काम भी नहीं हो पा रहा था। दाल बनाती तो नमक डालना भूल जाती, ऑफिस का लंच बॉक्स लगाती तो पराठा तो रख देती, सब्जी अचार रखना भूल जाती। खुद भी तो ठीक से खा पी नहीं रही थी, ढंग से नहाना धोना नहीं हो रहा था। घर की भी हालत बदतर होती जा रही थी। मेरे कहे इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब मैं परेशान हो उठा हूं। बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मुझे चिढ़ सी हो रही है। अब आप देखिए, यादव जी के साथ घोड़ा नक्कास गई है भाईजान की खबर लेने। पता लगाने की बात सच है या नहीं, अभी तक लौटी नहीं। मुझे ऑफिस जाना है, 11:30 बज रहे हैं। कई दिनों से क्रॉस लग रही है, उसके पैसे कटेंगे। और पत्नी का यह हाल है कि जिसके जरा भी चिंता नहीं, कब आएगी, कब खाना बनेगा, कब खाऊंगा, कब ऑफिस जाऊंगा। पास में तो है नहीं, 10 किलोमीटर जाना है, वह भी भारी ट्रैफिक के बीच। जाम लग गया तो गए काम से। क्या करूं भगवान। मैं कमरे से अंदर बाहर हो रहा था, सड़क की तरफ ताक ताक के झल्ला उठा। नीचे भी हो आया। माई से पूछा तो बोली, काहे परेशान होते हैं, आ जाएंगी, इन्हें भी तो ऑफिस जाना है। ये तो 1 बजे से पहले निकलते ही नहीं और फिर 3 बजे घर आ जाते। अब मैं क्या जवाब देता। माई है कि कुर्सी डाल देती हैं, लाला जी बैठो ना, मंगौड़े बनाए या खा के जाओ। देखो तुम्हारे यादव जी तो आज रोटी नहीं खाएंगे, बस मंगौड़े ही खाएंगे। मैं बिना जवाब दिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। भयंकर गुस्सा सवार था सिर पर। 1 घंटा और बीत गया। ऑफिस से 4-5 फोन भी आ गए कि साहब याद कर रहे हैं, जरूरी फाइल उन्हें चाहिए, मंत्रालय लेके जाना है। गाड़ी की चाबी लेके ऑफिस निकल जाने के लिए मन बना ही रहा था कि सीढ़ियां बजी। जाहिर था कि पत्नी आ गई। मैं भयंकर झल्लाया हुआ, पत्नी की आंखें गीली, चेहरा उतरा हुआ, लगता था जैसे रास्ते पर रोते हुए आई है। मैंने चीख के कहा, मैं ऑफिस निकल रहा हूं और तुम मातम मनाओ। पत्नी बोली, जालिमों ने भाईजान और उनके बच्चों को मार डाला, कितने गंदे लोग हैं। कहते हुए वो रो पड़ी। अब मुझसे रहा ना गया, चीख कर पड़ा, तू तो ऐसे रो रही है जैसे तेरा खसम मर गया हो, कमीन कहीं की नीच। पत्नी को भरोसा ना था मैं इस हद तक हो जाऊंगा और ऐसा अश्लील व्यवहार करूंगा। मेरे व्यवहार ने उसे हिलाकर रख दिया। पहले तो वह सिर थामे बैठी रही, जैसे बेपनाह दर्द उठाओ। फिर यकायक मेरे सामने आ खड़ी हुई, मानो मुझे फाड़ डालेगी। मेरे मुंह के आगे दोनों हाथ चमकाती बोली, हाँ मर गया मेरा खसम, मर गया है खसम। मैं स्वयं कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा व्यवहार करूंगा। मैं बहुत बहुत लज्जित था, अपनी ही नजरों से गिरा हुआ। तो यह कहानी थी हरि भटनागर द्वारा रचित खसम।